नमस्कार सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे और अपनी प्रतिभा को तराशने का मौका तराश रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी भर्तियां निकाल रखी है, तो आप जिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसमें लगन, मेहनत और अच्छी साधना के साथ आपको सफल होना है। और सफल होने के लिए गुरुजनों का जो मार्गदर्शन होता है उसी को भी बार बार आपको लेते रहना है। तो दोस्तों, हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न आ रहे थे उसमें कुछ कक्षाएं मैंने ली हैं। उन कक्षाओं में अपनों ने सबसे पहले हिंदी भाषा, व्याकरण एवं लिपि का सामान्य परिचय लिया। उसके बाद में अपनों ने वर्णों की संख्याओं पर भी चर्चा की। उसके बाद में अपनों ने स्वर पे भी चर्चा की, उसके प्रकारों पे भी चर्चा की। उसके बाद में अपनों ने व्यंजन ध्वनियों को भी देखा और उसके 3 प्रकार से अपनों ने क्या किया, विभाजन भी किया। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अपने अब चलेंगे वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन उच्चारण के आधार पर। वर्णों का विभाजन उच्चारण के आधार पर, यानी वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे, तो स्वर और व्यंजन का जो विभाजन है वो उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? मूल कितना होता है? 8 प्रकार से होता है। लेकिन किताबों के अंदर 10 भी अपने को लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इनका उच्चारण भेद माना जाए तो वो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। जिसमें अपने सबसे पहला आता है कंठ्य वर्ण। कौन सा आएगा? कंठ्य वर्ण, जिसको अपने कहते हैं कंठ स्थान। जिसको अपने क्या कहेंगे? कंठ स्थान। तो इसका एक सूत्र आता है, वो सूत्र आपको याद रखना है। अकु है विसर्जनी, अकु है विसर्जनी या नाम। अकु है विसर्जनी या नाम, इसका सूत्र क्या याद रखना है? अकु है विसर्जनी या नाम, यानी ऐसे वर्ण, स्वर और व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान क्या हो? कंठ हो। कंठ से जिसका क्या हो? उच्चारण स्थान होता हो। तो इसमें ए से संबंधित क्या आएगा? ए या फिर आ। और कै से मतलब होता है कै वर्ग। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपने ने वर्ग में देखा था, कै वर्ग का मतलब आएगा कै, ख, ग, घ, अंग। ये 5 वर्ण आते हैं, वो किस में आते हैं? आपके कै वर्ग में आएंगे। इसके बाद में है से संबंधित आएगा आपका है, और विसर्ग से संबंधित आएगा आपका विसर्ग। विसर्ग से संबंधित कौन सा आएगा? आपके विसर्ग आएगा। तो पहला अपने को क्या ध्यान रखना है? कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या हो? कंठ हो। क्या हो? कंठ हो। तो इसका सूत्र आएगा अकु है विसर्जनी या नाम। क्या याद रखोगे साथियों? अकु है विसर्जनी या नाम। ए का मतलब ए या फिर आ। क का मतलब क्या होता है? कै वर्ग। है का मतलब क्या होता है। और विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आधुनिक शोध में, आधुनिक शोधों के अनुसार या शोध में है और विसर्ग को, है तथा विसर्ग को काकल्य ध्वनि में शामिल किया गया है। कि कौन सी ध्वनि में शामिल किया गया है? काकल्य ध्वनि में शामिल किया गया। काकल्य में शामिल इसको किया गया है। तो ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अकु है विसर्जनी या नाम। ए का मतलब ए या ए आ। कै का मतलब कै वर्ग। विसर्ग का मतलब विसर्ग। और है का मतलब है। वर्तमान में है तथा ए को आधुनिक शोधों में काकल्य ध्वनि में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया दोस्तों? अपने काकल्य ध्वनि में शामिल किया गया। तो ये बात आपको क्या रखनी है? इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर पे आएगा अपने तालव्य वर्ण। 2 नंबर पे कौन सा आएगा? तालव्य वर्ण, यानी तालु स्थान। तालु स्थान का मतलब क्या होता है? जीभ होती है, और जीभ जब अपने ऊपर उठाते हैं तो तालुए पे जहां पर खाना खाते हैं मिर्च जहां पर जाकर चिपकती है वो अपना तालुआ होता है। क्या होता है? अपना तालुआ, जहां पर मिर्च अपनी क्या हो जाती है? चिपक जाती है। तो इसका एक सूत्र क्या याद रखना है? इचु यसा नाम। क्या याद रखना है? इचु यसा नाम। इचु यसा नाम तालु वर्णा।
इच्छु यसानाम तालु, इच्छु यसानाम तालु। तो ई का अर्थ क्या होता है, ई या फिर ई, हर्षव ई और दीर्घ ई ये दोनों किस में आते हैं, तालव्य वर्णों में आएंगे। और च का मतलब क्या होता है, च वर्ग है। च का मतलब क्या होता है, च वर्ग। च वर्ग में आपको क्या ध्यान रखना है, च, छ, ज, झ, ये 5 वर्ण आपको किसमें ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं तालव्य वर्णों में। य का मतलब क्या होता है, य, और श का अर्थ क्या होता है, स। स का अर्थ क्या होता है, स। तो ये इतने वर्ण आपको किसमें ध्यान रखने हैं, तालव्य वर्णों के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। तीसरा सूत्र देखिए दोस्तों, या तीसरा देखिए, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण जिसको कहते हैं मूर्धा स्थान, जिसको क्या कहते हैं, मूर्धा स्थान, यानी कठोर ध्वनियां। मूर्धा का मतलब क्या होता है, अपने आप में कठोर, कठोर ध्वनियां जिसमें आती हो। इसको अपने क्या ध्यान रखेंगे, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम। री का मतलब क्या होता है, री। ट का अर्थ क्या होता है, ट वर्ग। और रे का अर्थ क्या होता है, रे। और श का अर्थ क्या होता है, श। तो यानी री और ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो क्या याद रखोगे आप, इसको किस में याद रखोगे आप, मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में इसको क्या आप याद रखोगे। री का अर्थ क्या होता है, री। ट का अर्थ क्या होता है, ट वर्ग। रे का अर्थ क्या होता है, रे। और श का अर्थ क्या होता है, श। इसके अलावा 2 ध्वनियां और आती है जिसको कहा जाता है अपने अड़े और ढ। अड़े और ढ को भी अपने मित्रों दोस्तों किस में रखते हैं, मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में रखेंगे, मूर्धन्य ध्वनियों की श्रेणी में इसको रखेंगे। तो अगर पूछा जाए अड़े और ढ का उच्चारण स्थान किस में आता है, मूर्धन्य स्थान के अंतर्गत इसको क्या है, रखा जाता है। अब एक बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, से, श और से क्या याद रखना है, से, से का सही क्रम क्या होगा, या उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर से, श और से का सही क्रम क्या होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर से, श, से का सही क्रम क्या होगा। तो ये किस में आता है, तालु में। ये किस में आता है, मूर्धन्य में। और ये किस में आता है, दंते में। ये किस में आएगा, दंते में। तो यहां से आपको ता को लेना है, यहां से आपको मुंह को लेना है, और यहां से आपको दैम को लेना है। तो एक सूत्र याद रख लो आप, तामूद। सूत्र क्या याद रखोगे आप, तामूद। सूत्र क्या याद रखोगे आप, तामूद। सूत्र कौन सा याद रखोगे आप, तामूद। ता का मतलब क्या होता है, तालु। मुंह का मतलब क्या होता है, मूर्धा। और द का मतलब क्या, द का मतलब क्या होता है, दंत्य। द का मतलब क्या होता है, दंत्य। तो आ सकता है श, श का उच्चारण स्थान क्रम क्या होगा, से, से का उच्चारण स्थान क्रम क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ता से बनता है तालु, मुंह से बनता है मूर्धन्य, और द से क्या बनता है आपका दंत्य। द से क्या बनेगा, दंते। दंते अपने आगे करेंगे अभी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है, से, श, ये 3 से अपने आते हैं, और इनका क्रम क्या होता है आपका, ये होता है। अगर ये आगे पीछे भी दे दे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो ऑप्शन देखना है क्रम में। कल को ये दे दे श, से और से, इनका क्रम क्या होगा। तो एग्जामिनर इनका क्रम क्या किया है, आगे पीछे किया है। तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो पहले ही मूर्धा ले आओ, बाद में दंते ले आओ, और बाद में क्या ले आओ, तालु ले आओ। तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो इनका क्रम क्या है, सबसे पहले तालु, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद में दंत्य। मूर्धन्य आ गया, दंत्य पे हम अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए दंत्य वर्ण क्या है। दंत्य वर्ण, दंत स्थान, यानी ऐसा वर्ण जिसमें हमारी जीभ की नोक है वो दांत से टकराए। किससे टकराए, दांत से। तो इसको एक सूत्र याद रखना है अपने को, तुलसी। क्या सूत्र याद रखना है, तुलसी, या फिर तुलसी के दांत टूट गए, तुलसी के दांत टूट गए, तुलसी के दांत टूट गए। तो अपने को क्या याद रखना है,
तय वर्ग। क्या याद रखना है अपने को? तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तय, थे, दे, ध और न। ये 5 कौन से आते हैं? अपनी दंत्य वर्णों में आएंगे। उसके बाद में ल और उसके बाद में से। तो दोस्तों से के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, से, श और से के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इसका सूत्र मैंने बताया आपको तामूद। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ता का मतलब तालु और मुंह का मतलब मूर्धा और दय का मतलब दंत्य। दय का मतलब क्या करना है? दंत्य। तो ये सूत्र आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। एग्जामिनर का पता नहीं होता, एग्जामिनर अपने से इस प्रकार के प्रश्न कर लेता है, इनका क्रम में पूछ लेता है। तो से किस में रखा जाता है? तालु। श किस में रखा जाएगा? मूर्धा। और से किस में रखा जाएगा? दंत्य के अंतर्गत रखा जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आता है आपके ओष्ठ्य वर्ण। क्या याद रखना है? ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण का मतलब क्या होता है? आप पै बोलते हो, पै। पै में हमारे होठ क्या होते हैं? आपस में टकराएंगे। जिसमें हमारे होठ क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं। पै बोलते हो आप, फै बोलते हो आप, बै बोलते हो, तो होठ हमारे क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं। तो इसका एक सूत्र याद रखना है आपको, उप। क्या सूत्र याद रखना है आपको? उप सूत्र क्या रखना है? याद रखना है। ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊ या फिर ऊ। और पै का अर्थ क्या होता है? पै वर्ग। ऊ का क्या अर्थ याद रखना है आपको? ऊ या फिर ऊ। दोनों ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ, दोनों किस में आते हैं? आपके ओष्ठ्य वर्ण में आएंगे। पै, फै, बै, भै और मैं। ये 5 वर्ण आते हैं जो किस में आएंगे? आपके ओष्ठ्य वर्णों के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे? ओष्ठ्य में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका नासिका वर्ण या नासिक्य वर्ण, नासिक स्थान, नासिका स्थान। इसमें देखो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या हो? नाक से होता हो। किससे होता हो? नाक से। आप बोलते हो ना अंग, ये, अणे, ने और मैं। इन 5 का उच्चारण है वो किसके स्थान से होता है? नासिका वर्ण है। नाक से इनका क्या होता है? उच्चारण होता है। आप जैसे ये लिखते हो ना, तो इसको आप लिखते हो संगणक। क्या लिखते हो आप? संगणक। लिखा आपने? आप ये लिखते हो संजय, तो इसको अनुस्वार के रूप में लेते हैं क्यों? संजय। आप ये लिखते हो मंडल। कई सोच रहे होंगे देसाई वाला मंडल, मंडल। उसके बाद में संतोष, संतोष भी आता है। उसके बाद में आता है मैं, संभव। हम क्या लिखते हैं? संभव। तो इन 5 वर्णों का प्रयोग है हम अनुस्वार के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं? अनुस्वार। तो दोस्तों जो अंग, ये, अणे, न और मैं, इनका प्रयोग हम नासिक वर्ण के रूप में करते हैं और इनको हम प्रदर्शित करते हैं वो अनुस्वार के रूप में भी लेकर के आते हैं। तो अनुस्वार और 5 वर्ण, पंचम वर्ण होता है, उसका स्थान कौन सा होता है? नासिक वर्ण आएगा। कौन से वर्ण आएगा? नासिक या फिर नासिका। कौन सा आएगा? नासिक या फिर नासिका। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट L2 के लिए चाहे सेकेंड ग्रेड के लिए अगर प्रश्न आता है तो वो किस प्रकार से आता है, ध्यान से देखना। पंचम वर्ण है, कौन सा वर्ण है? पंचम। एक तो कौन सा? अंग है। एक आपका ये, अणे, न और मैं। अब देखिए आपका पहला कौन सा था? अंग, ये, अणे, न और मैं। ये आपके कौन से हैं? पंचम वर्ण। कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण या फिर 5वें वर्ण। अब देखिए आप, इसका हम प्रयोग कर रहे थे कंठ्य वर्ण में, इसका हम प्रयोग कर रहे थे तालु में, इसका हम प्रयोग कर रहे थे मूर्धन्य में, इसका हम प्रयोग कर रहे थे दंत्य में और इसका हम प्रयोग कर रहे थे ओष्ठ्य में। 5वें वर्ण का प्रयोग किसमें आया?
कै का किस में है, कंठे में, इय का किस में है, तालु में, अण्य का किस में है, मूर्धन्य में, और नय का किस में है, दंत्य में, और मैं का किस में है, या ओष्ठ्य में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अंग, इय, अण्य, न और मैं, इन पांचों का प्रयोग मैंने किस में किया, नासिका में भी किया। किस में किया मैंने, नासिका में। तो दोस्तों पांचवा वर्ण है वो दो जगह आ रहा है, एक तो किस में आ रहा है, ओष्ठ्य में भी आ रहा है, और दूसरा किस में आ रहा है, नासिका में भी आ रहा है। तो क्या है, द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है कि कौन सा उत्तर अपने सही करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, दो प्रश्नों के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। मान लीजिए मैंने मैं का उच्चारण स्थान पूछ लिया, किसका पूछ लिया एग्जामिनर ने, मैं का उच्चारण स्थान पूछ लिया। ऑप्शन में आपके आ रहा है ओष्ठ्य, दंत्य, नासिका, ए, ब और से, और द आ गया ए, व, से, दोनों। तो ध्यान से देखो, आपका जो मैं वर्ण है वो किस में आ रहा है, ओष्ठ्य में भी आ रहा है, और आपका मैं वर्ण है किस में आ रहा है, नासिका में भी आ रहा है। किस में आ रहा है, नासिका में। ऑप्शन में अपने पास में क्या है, ए, व, से, दोनों। तो आपका उत्तर कौन सा सही जाएगा, दोनों वाला सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा, दोनों वाला। लेकिन परीक्षा में एग्जामिनर क्या कर देता है, यही प्रश्न दे दिया, मैं का सही उच्चारण स्थान, मैं का सही उच्चारण स्थान, ये दे दिया, मैं का सही उच्चारण स्थान। और ऑप्शन अपने सामने दे दिया, एक तो दे दिया ओष्ठ्य, एक दे दिया नासिका, एक दे दिया कंठ्य, और एक दे दिया दंत्य। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको इसका उत्तर सही करना है नासिका। क्यों, वर्तमान एवं इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें कर रहे हैं, नासिका वर्ण के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आ जाता है इनमें से कोई भी, ये दे दिया न, तो ये ऑप्शन में अगर दंत्य भी दे रखा है और नासिका भी दे रखा है, तो आपको न को दंत्य और नासिका दोनों उत्तर मिलता है तो आप करो। जैसे मैं दिया मैंने, तो मैंने ओष्ठ्य भी ऑप्शन दिया और नासिका भी दिया, तो आपका उत्तर कौन सा गया, ए, व, से, दोनों गया। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं का सही उच्चारण स्थान, तो आपने ओष्ठ्य भी मिला, नासिका भी मिला, कंठ्य भी मिला, दंत्य भी मिला, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं मिला, ए, व, ब दोनों नहीं मिला। तो आपका उत्तर कौन सा सही करना है, नासिक क्या करना है, कौन सा करना है। अगर प्राचीन दिया जाए और आधुनिक दिया जाए तो आपको कौन सा सही करना है, आधुनिक वाला करना है। अगर आधुनिक वाला नहीं मिलता है तो फिर उपरोक्त तो दोनों मिलेगा, तो फिर दोनों ही उत्तर आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इनमें से पांचों में से कोई भी आपके सामने वर्ण दे दिया जाए और ऑप्शन में उसका प्राचीन वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण दोनों ऑप्शन दिए जाए, उपरोक्त दोनों दिया जाए, तो आपको उपरोक्त दोनों वाला ही क्या करना है, सही करना है। अगर उपरोक्त दोनों नहीं आ रहा है तो आधुनिक जो वर्गीकरण है ना, नासिका वाला, वो क्या करना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए आगे, इसके बाद में अपने आएगा कंठे तालु वर्ण। कौन सा आएगा, कंठे तालु वर्ण। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या हो, कंठ से भी होता हो और साथ में क्या होता हो, तालु से भी होता हो। तो इसमें आपको दो वर्ण याद रखने, ए और आई। ये आपका किससे मिलकर बनता है, ए के साथ ई से, और ये आपका किससे मिलकर बनता है, ए के साथ ए से। ये आपका किससे मिलकर बनेगा, ए के साथ ई से। ये आपका किससे मिलकर बनेगा, आई के साथ, आई का किससे मिलकर बनेगा, ए के साथ ए स्वर से मिलकर बनेगा। इसको कहा जाता है कंठ तालु वर्ण, ए और आई। क्या बनेगा, ए और आई। एग्जाम में आ भी चुका है प्रश्न के निम्न में से कंठ तालु वर्ण है, ए और आई, ये दोनों क्या होते हैं, कंठ तालु वर्ण दोस्तों होते हैं। इसके बाद में आता है कंठोष्ठ वर्ण। कौन से आते हैं, कंठोष्ठ वर्ण। कंठ प्लस ओष्ठ, कौन से आते हैं, कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठ से वाला कौन सा होता है, ए, और होठ वाला कौन सा होता है, ऊ। दोनों मिलकर के क्या बन गया, ओ। और ए के साथ में जब आप ओ जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका औ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, औ। तो ओ और औ इनको क्या कहा जाता है, अपने कंठोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंठोष्ठ कहा जाता है। कंठ तालु में कौन से आएंगे, ए और आई।
कंठोष्ठ में कौन से आएंगे? ओ और औ। कौन से आएंगे? ओ और औ। उसके बाद में आता है एक आपके दंतोष्ठ। दांत और होठ दोनों से जिसका उच्चारण हो व और फ, व और फ, ये दोनों किस में थे? व को बोल के देखिए, व और फ, इसमें हमारी जीभ की नोक भी टकराती है और साथ में क्या होते हैं? होठ भी क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं। जिनको कहा जाता है अपनी दंतोष्ठ। क्या कहेंगे? अपनी दंतोष्ठ। एक आता है अपनी अलजीवा ध्वनि। कौन सी आती है? अलजीवा ध्वनि। ये लिखते हो, ये अपने किस में चली जाती है? अलजीवा ध्वनि के अंतर्गत चली जाएगी। किस में चली जाएगी? अलजीवा। लेकिन जो मूल उच्चारण है वो 8 आधारों पर ही होता है। कितने आधारों पर होता है? 8, जो मैंने ऊपर वाले आपको कर दिए हैं। उसके बाद में 9वां और 10वां क्या है? चलता रहता है। तो दोस्तों, वर्णों का वर्गीकरण होता है वो उच्चारण के आधार पर अपने 8 प्रकार से होता है। कितने आधार पर होता है? 8। तो बेसिक सी बातें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला सूत्र, कंठे में अपनों ने क्या देखा? कंठे में अपनों ने देखा अकु है विसर्जनी या नाम। पहला सूत्र तो अपनों ने ये देखा। दूसरा अपनों ने क्या देखा? दूसरा अपनों ने देखा था तालु। तालवे में अपनों ने कौन सा देखा था? इचू यसा नाम। कौन सा सूत्र देखा? इचू यसा नाम। तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्णों में अपनों ने कौन सा देखा था? ऋतु रसा नाम। चौथा अपनों ने कौन सा देखना है? दंत्य। कौन सा देखना है? दंत्य। इसमें मैंने सूत्र आपको बताया, तुलसी के दांत टूट गई। तुलसी के दांत टूट गई। पांचवा कौन सा बताया? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में सूत्र आपको याद रखना है उप। कौन सा याद रखना है? उप। छठा नासिक्य। कौन सा करना है? नासिक्य। नासिक्य में अंग, ये, अणे, ने और मैं, और इनका प्रयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं? अनुस्वार। उसके बाद में 7 नंबर पे अपनों ने कौन सा देखा है? कंठ तालु। कंठ तालु में अपने को 2 वर्ण थे, ए और आई। उसके बाद में 8 नंबर पे अपनों ने कौन सा देखा है? कंठोष्ठ। कौन सा देखा है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में अपने को कौन सा करना है? और औ। उस बाद में एक मैंने आपको बात बताई थी 9 नंबर पे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आपको कौन सा याद रखना है? व और फ। कौन सा याद रखना है? व और फ। नोट लगा के मैंने आपको एक बात बताई थी, विसर्ग और है को काकल्य ध्वनि में शामिल किया जाता है। किस में शामिल किया जाता है? काकल्य। आधुनिक शोध है उसमें विसर्ग और है को किस में शामिल किया जाता है? काकल्य ध्वनि में शामिल किया जाता है। उसके बाद में आता है आपके वर्तस्य व्यंजन। कौन से आते हैं? वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन यानी मसूड़ा। वर्तस्य व्यंजन क्या होता है? यानी मसूड़ा। इसमें आपको कौन से? से, जे, ले और ने। तो क्या याद रखोगे? सजलन। सूत्र क्या याद रखोगे आप? सजलन। क्या याद रखोगे? सजलन। क्या याद रखोगे आप? सजलन। तो ये अपने वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी हो गया। इसके बाद में 1 मिनट के लिए अपने बात और करेंगे। अपने को याद रखना है आगत व्यंजन या फिर ग्रहित व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जो अरबी और फारसी ध्वनियों से क्या है? अपने हिंदी भाषा में जिनका क्या कर दिया जाता है? प्रयोग कर दिया जाता है। तो के, खे, गे, सॉरी, जय और फ, ये जो इनके नीचे मैंने बिंदु लगाया है, ये मैंने बिंदु लगाया है, तो ये जो नीचे नुक्ता लगाया है इसको क्या कहा जाता है? नुक्ता। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है
इसको क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता। जैसे अपने ये कह देते हैं राज, राज तो किसी का नाम भी होता है, और एक राज क्या होता है? रहस्य भी होता है, और एक राज क्या होता है? शासन भी होता है। एक राज क्या होता है? शासन। अब आप ये लिखते हो ना राज, इस प्रकार से नुक्ता लग गया, ये जय के नीचे, सॉरी किसके नीचे लग गया? जय के नीचे। ये आपने लिखा ना, राज लिख दिया। क्या लिख दिया? राज। ये जय के नीचे जो नुक्ता लगाया है, तो ये अपने आप में इसमें विदेशी ध्वनियां होती है, आगत व्यंजन होते हैं, इनका क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। तो ये 5 अपने कौन सी आती है? ग्रहित व्यंजन या फिर आगत व्यंजन भी जिसको कहते हैं। और इसके अलावा स्वर में भी अपनों ने देखा था एक आगत स्वर। क्या देखा था? एक आगत स्वर। औ, डॉक्टर वाला जो औ होता है, होटल वाला जो औ होता है, कॉलेज वाला जो औ होता है, अंग्रेजी भाषा का होता है, इसको इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, वर्णों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर अपनों ने देखा है। बेसिक सी बात क्या ध्यान रखनी है और विसर्ग को आधुनिक शोध में काकल्य ध्वनि में शामिल किया गया है। अंग, य, अण, न और मैं, इन पांचों का उच्चारण स्थान 2 जगह होता है। कितनी जगह होता है? 2। अंग किस में आएगा? कंठे में। तालु किस में? च किस में? च किस में आएगा? सॉरी, मैं किस, य किस में आएगा? आपका किस में आएगा? तालु में। और उसके बाद में आपका अण आता है। कौन सा आता है? अण। वो किस में आता है? मूर्धन्य में। फिर आपका न आता है, वो किस में आता है? दंत्य में। फिर आपका मैं आता है, वो किस में आता है? ओष्ठ्य में। और इन पांचों को हम किस में रखते हैं? नासिक्य में रखते हैं। किस में रखते हैं? नासिक्य में। तो अगर प्रश्न आ जाता है न का सही उच्चारण स्थान है, ऑप्शन में दंत्य भी मिले और साथ में नासिक भी मिले और ऑप्शन उपरोक्त दोनों भी मिले, तो आपको उपरोक्त दोनों वाला सही करना है। और अगर प्रश्न आ जाता है न का सही उच्चारण स्थान है, दंत्य भी मिलता है और साथ में नासिका भी मिलता है, उपरोक्त दोनों नहीं मिलता, तो आपको नासिका वाला आधुनिक शोध है उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। वो आंसर आपको क्या करना है? सही करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ नई बातों की जानकारी मिली होगी, जो परीक्षा के लिए आपको काफी लाभप्रद साबित होगी। तो और ये जो मैंने मैं वाला एग्जाम्पल दिया था, कौन सा दिया था? मैं वाला, ये 2nd ग्रेड की परीक्षा में आ चुका है कि मैं का सही उच्चारण स्थान है। तो आपको कौन सा सही करना है? नासिका करना है। तो दोस्तों आपको कुछ नई बातें पता चली होगी। इसी जोश और जुनून के साथ हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। वंदे मातरम दोस्तों।